हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर। ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने थर्ड सेमेस्टर के और भी लेक्चर्स लिए थे, जैसे कि रेनफेड एग्रीकल्चर, पैथोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होती है, इंसेक्ट इकोलॉजी कितने टाइप्स की होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी एंड लास्ट में हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स इंसेक्ट इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने कुछ बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा था। वहाँ पर हमने सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की लिस्ट देखी थी, उनको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम एबायोटिक फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा गो एग्रो ऐप पर जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। डाउनलोड दिस ऐप। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि नॉन लिविंग फैक्टर्स मीन्स एनवायरनमेंट में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो इंसेक्ट इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड रेनफॉल, थर्ड मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ है लाइट। ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इंसेक्ट इकोलॉजी उनके डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में अफेक्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एनवायरनमेंट में हमेशा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। कभी भी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर सेम नहीं रहता या फिर सेम अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। कभी भी इनमें डिफरेंसेस आते रहते हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से इंसेक्ट इकोलॉजी पर अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कौन से इंसेक्ट के लिए किस टाइप का एनवायरनमेंट सूटेबल है, वो किस एनवायरनमेंट में ग्रोथ करने के कैपेबल है, ये सब भी हम इस लेक्चर में समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो इंसेक्ट लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर के बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। टेम्परेचर के बेसिस के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है वार्म ब्लडेड एनिमल और सेकंड है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल को हम होम्योथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर चेंज होने पर उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मीन्स ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। इन्हें हम एंडोथर्मिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है मैमल्स। जैसा कि मैमल्स, ह्यूमंस, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। अगर एनवायरनमेंट में समर, विंटर में जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट रहता है। इसके बाद सेकंड टाइप है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। ये एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के कैपेबल नहीं होते हैं। इनकी बॉडी में कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं होता जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए मेंटेन कर सके उसे। इनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और इसका एग्जाम्पल है हनी बीज। जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सभी पोइकिलोथर्मिक होते हैं। मींस ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट
टेम्परेचर इंसेक्ट लाइफ साइकिल के लिए डिफरेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इंसेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स में डेवलपमेंट होता है, फेकंडिटी प्रोसेस, फीडिंग मोमेंट एंड डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्ट। ये सभी प्रोसेसेस टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं और हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इन प्रोसेसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम इन सभी प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं कि इन सभी प्रोसेसेस में टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है। फर्स्ट है डेवलपमेंट। जनरली इंसेक्ट वार्म वेदर में ज़्यादा ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वेदर। मीन्स इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर रेंज की टेम्परेचर का ज़रूरी होता है होना, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं जोन्स ऑफ ऑप्टिमम और नॉर्मल डेवलपमेंट, और इसकी रेंज होती है 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली इंसेक्ट्स की ग्रोथ 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होती है। ये रेंज ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। नेक्स्ट टर्म है थर्मल कांस्टेंट। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में जितनी स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस को कंप्लीट करने में टोटल जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे थर्मल कांस्टेंट, और उसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंसेक्ट स्पीशीज़ की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे हम थर्मल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ज़रूरी होता है, एक फेवरेबल रेंज का टेम्परेचर ही ज़रूरी होता है। लेकिन यदि इंसेक्ट्स को फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाता है या फिर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, उस केस में इंसेक्ट कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन। अब हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन क्या होता है समझते हैं। फर्स्ट है हाइबरनेशन। जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो हो जाता है और तब इंसेक्ट्स अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं। मीन्स उस टाइम पे इंसेक्ट रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं जब ठंड का ज़्यादा हो जाती है। मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड होने पर जो इंसेक्ट के फेवरेबल टेम्परेचर से बिलो होता है, उस कंडीशन में इंसेक्ट्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में वो अपनी लाइफ साइकिल को सस्पेंड कर देते हैं, मीन्स वो रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। सेकंड है एस्टाइवेशन। जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई होता है, मीन्स इंसेक्ट का जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है उससे बियॉन्ड जाने पर जब टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में इंसेक्ट्स एस्टाइवेशन प्रोसेस में चले जाते हैं। एस्टाइवेशन प्रोसेस एक रेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें इंसेक्ट्स अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं। ये हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है फेकंडिटी। सबसे पहले हम फेकंडिटी टर्म का मीनिंग समझते हैं। फेकंडिटी क्या होता है? फेकंडिटी का मीन होता है एक फीमेल इंसेक्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने एग्स प्रोड्यूस करती है या फिर कितने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देती है, उसे हम फेकंडिटी बोलते हैं। मीन्स एक फीमेल इंसेक्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने एग्स देने के कैपेबल है, उस कैपेबिलिटी को हम फेकंडिटी बोलते हैं। फेकंडिटी रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है समझते हैं। जनरली हाई टेम्परेचर पर इंसेक्ट्स का फेकंडिटी रेट हाई होता है। मीन्स मॉडरेटली हाई टेम्परेचर पर फीमेल्स एग प्रोड्यूस करने के ज़्यादा कैपेबल होती है, जबकि लो टेम्परेचर पर इंसेक्ट्स इतने अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फेकंडिटी रेट भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट करता है समझते हैं। जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंसेक्ट्स की ग्रोथ के लिए सही होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट ड्राई होता है और यूजुअली हाई टेम्परेचर होता है, जो कि इंसेक्ट्स ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मस्कीटो 70 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, जबकि 112 to 113 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो पिंक बॉलवर्म ऑफ कॉटन, जिसका साइंटिफिक नेम है पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, ये पंजाब में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि सितंबर एंड अगस्त में 95.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में ये इंसेक्ट नहीं मिलते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हाई रहता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होता है। सो हम बोल सकते हैं कि इंसेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस जगह पर कौन सा इंसेक्ट मिलेगा वो वहाँ पे के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये हमने समझा कि टेम्परेचर इंसेक्ट के डेवलपमेंट, फैकेंडिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे रोल प्ले करता है। अब टेम्परेचर के बाद हम सेकेंड एबायोटिक फैक्टर को समझते हैं। सेकेंड एबायोटिक फैक्टर है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। इंसेक्ट बॉडी में नॉर्मली 80 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है, जबकि लावा की बॉडीज़ में 98% कंटेंट वाटर का होता है। और ऐसे इंसेक्ट जो ड्राई फ्रूट लेते हैं, मीन्स जो ड्राई फूड खाते हैं, उनके अंदर 50% अमाउंट वाटर का होता है, जैसे कि ट्राइबोलियम स्पीशीज़। इंसेक्ट की बॉडी पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्पाइरेकल्स। वहीं से इंसेक्ट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा इंटीगुमेंट्स के थ्रू भी इंसेक्ट्स वाटर लॉस कर सकते हैं, मीन्स वहाँ से उनकी बॉडी का वाटर इवेपोरेट होता है। जनरली इंसेक्ट बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं करते हैं, वो जितना भी वाटर लेते हैं उसमें से कुछ परसेंट वाटर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लॉस कर देते हैं, बाकी वाटर वो कंज्यूम करते हैं उनके लाइफ प्रोसेस के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, इंसेक्ट वार्म टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसीलिए हाई टेम्परेचर में इंसेक्ट को मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए उनमें कुछ एडेप्शंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बॉडी पिगमेंट, इंटीगुमेंट्स, विंगलेसनेस और फिल्टर चैम्बर्स। ये सभी एडेप्शंस हैं इंसेक्ट के अंदर जो उन्हें मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए हेल्प करती हैं। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है बॉडी पिगमेंट। ऐसे इंसेक्ट्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनका बॉडी पिगमेंट डार्क होता है ताकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करें, रिप्रोडक्शन के लिए उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जबकि ऐसे इंसेक्ट्स जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनका बॉडी पिगमेंट लाइट होता है ताकि सन रेज उनकी बॉडी से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाए और उनकी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। इसके बाद नेक्स्ट एडेप्शन है इंटीगुमेंट्स। कुछ इंसेक्ट्स में इंटीगुमेंट्स पास प्रेजेंट होते हैं, मींस ऐसे फ्यूज्ड फैशन में प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर काइटिन की लेयर प्रेजेंट होती है या फिर वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जो उनके बॉडी से वाटर लॉस को होने से रोकते हैं। इसके बाद थर्ड एडेप्टेशन है विंगलेसनेस। ग्रास हॉपर और क्रिकेट जो कि डेजर्ट एरिया या फिर एरिड रीजन में रहते हैं उनके विंग्स का साइज़ कम होता है, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता। ये एक एडेप्टेशन है जो मॉइस्चर को कंजर्व रखता है। इसके बाद फोर्थ एडेप्टेशन है फिल्टर चैम्बर। कुछ इंसेक्ट्स में फिल्टर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जो एक्सेस वाटर को बाहर कर देते हैं।
अगर इंसेक्ट की बॉडी में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उससे उनकी डेवलपमेंट और नॉर्मल एक्टिविटी पर अफेक्ट पड़ता है। इसीलिए उनमें एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए कुछ फिल्टर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स एरिड रीजन में रहते हैं उनकी बॉडी में यदि कम टेम्परेचर प्रेजेंट होता है तो उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए उनमें लाइट पिगमेंटेशन और विंगलेसनेस जैसे कंडीशंस मिलती है जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को कंजर्व रख सकते हैं। सो आफ्टर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी अब हम थर्ड एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। थर्ड एबायोटिक फैक्टर है रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होता है मीन्स जब तेज बारिश होती है तब स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे कि एफिड्स, वाइट फ्लाई, मीली बग्स, थ्रिप्स ये सभी तेज पानी की वजह से तेज बहाव की वजह से बह जाते हैं और मर जाते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट इकोलॉजी का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जबकि कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो जब सॉइल के अंदर वाटर परकोलेट होता है तब वो इंसेक्ट्स सॉइल के बाहर आ जाते हैं और जब वो छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स सॉइल के बाहर आ जाते हैं तब बर्ड्स या फिर दूसरे एनिमल्स उनको खा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि कटवर्म्स और वाइट ग्रब्स इनके अंदर एडल्ट इमर्जेंस मीन्स जब उनमें प्यूपा से एडल्ट बनने का जब प्रोसेस होता है उसमें रेनफॉल और मॉइस्चर ज़रूरी होता है। सो इनके लिए रेनफॉल ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इंसेक्ट्स के लिए रेनफॉल इम्पॉर्टेंट भी होती है जैसे कि डेजर्ट लोकस्ट जब तक सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिलता है उसे तब तक वो एग्स ले नहीं कर पाता और इन कंडीशन अगर उसने एग्स ले भी कर दिए उस कंडीशन में भी वो एग्स हैच आउट नहीं होते हैं। सो इनके लिए रेनफॉल बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंट्स, टर्माइट्स, रेड हेरी कैटरपिलर, रूट ग्रब बीटल ये सभी इंसेक्ट रेनफॉल होने पर सॉइल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद कुछ एनिमल्स या फिर दूसरे इंसेक्ट या फिर बर्ड्स उन्हें खा जाते हैं। सो रेनफॉल इंसेक्ट्स के लिए अच्छी भी होती है क्योंकि वो मॉइस्चर प्रोवाइड करती है लेकिन कुछ इंसेक्ट्स के लिए ये हार्मफुल है। सो अब रेनफॉल के बाद अब हम एबायोटिक फैक्टर लास्ट पढ़ेंगे लाइट। लाइट में एक टर्म पढ़ते हैं फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितने आवर्स की डे लाइट चाहिए होती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसे हम फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। सो अमाउंट ऑफ लाइट और लाइट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम इंसेक्ट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नॉकटर्नल इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स नाइट आवर्स के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें हम नॉकटर्नल इंसेक्ट्स बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है मोथ्स। इसके बाद सेकंड टाइप के इंसेक्ट है डाययूर्नल इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स डे टाइम पर एक्टिव होते हैं उसे डाययूर्नल इंसेक्ट्स बोलते हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बटरफ्लाइज। थर्ड है क्रिप्यूस्कुलर इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स डस्ट में एक्टिव होते हैं उन्हें क्रिप्यूस्कुलर इंसेक्ट्स बोलते हैं। सो ये थे इंसेक्ट इकोलॉजी को अफेक्ट करने वाले कुछ एबायोटिक फैक्टर्स। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो इंसेक्ट इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एंड वीडियो देखने के बाद गोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गोएग्रो ऐप पर आपको ये सभी बीएससी एग्रीकल्चर के पीडीएफ मिल जाएंगे सेमेस्टर वाइज। So, thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.